गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के टॉपिक में हम हैं जो पोस्वा है या फ्लोएम पढ़ेंगे। फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स प्रकार का टिश्यू है जो कि हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। फ्लोएम भी जाइलम के समान ही एक जटिल प्रकार का स्थायी ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य पादपों के अंदर पोस्वा है, जिसको यानी कि कार्बनिक पदार्थों का संवहन करने का कार्य है। यह है एक प्रकार का जटिल ऊतक है जो कि कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रकार की यानी कि 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यह बना हुआ होता है। यह अलग अलग स्थानों के ऊपर यानी कि पाया जाता है। पौधे के अंदर है जो पौधे में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें विशेष रूप से यह पाया जाता है। पौधों में ठीक उन स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां जाइलम भी पाया जाता है, परंतु जाइलम भीतर की ओर या मज्जा की ओर उपस्थित होता है, जबकि फ्लोएम है जाइलम के बाहर परिरंभ की ओर पाया जाता है। परंतु कुछ पौधों जैसे कि कुकुरबिटेसी, एस्क्लेपिडिएसी एवं सोलानेसी कुल के सदस्यों में जाइलम के अंदर एवं बाहर दोनों ओर ही फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। तो इस प्रकार के संवहन बंडल में जहाँ जाइलम दोनों ओर उपस्थित होता है उसे उभय पोषवाही संवहन बंडल या बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जबकि पूर्व के अंदर जो एक ही है यानी बाहर की तरफ होता है उसको कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। फ्लोएम टिश्यू की कोशिकाएं पादप अंगों में लंबवत यानी समानांतर विन्यास में पाई जाती हैं। जाइलम के समान ही पौधों में प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम भी पाया जाता है। प्राथमिक फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, जबकि द्वितीयक फ्लोएम है कि उत्पत्ति द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन एदा यानी कि जो संवहन एदा होता है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके द्वारा बनते हैं। ये एक बहुत ही यहाँ पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी है इसकी है जो जिसको कि हमें देख समझना है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो प्राकेधा में से ही सबसे पहले बनता है उसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, जबकि एकदा की सक्रिया में ये बाद में बनने वाले को हमें जो मेटाफ्लोएम के नाम से जाना जाता है। ये है जो एक तरह से फ्लोएम के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के जो फ्लोएम होते हैं उनके बारे में हम अंतर देख लेते हैं। प्राइमरी जो फ्लोएम होता है वह प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम है जो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। प्राइमरी फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम एवं मेटाफ्लोएम में विभेदित होता है। सेकेंडरी फ्लोएम में जो विभेदन नहीं पाया जाता। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम रे से बाहर ही भाग में उपस्थित होते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम में रे से भीतरी भाग में फ्लोएम मृदुतक के साथ उपस्थित होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में चालनी नलिकाएं प्रायः लंबी एवं सक्रिय गुहा वाली होती हैं। सेकेंडरी में चालनी नलिकाएं छोटी और चौड़ी गुहा वाली होती हैं। इसी के अलावा ये है कि प्राइमरी के अंदर फ्लोएम में पैरेन्काइमा अल्प विकसित होता है। सेकेंडरी में फ्लोएम पैरेन्काइमा अधिक विकसित होता है। प्राइमरी में चालनी छिद्रों के चारों ओर कैलोस का प्रायः अभाव होता है। सेकेंडरी में प्रायः एक कार्बोहाइड्रेट कैलोस उपस्थित होता है। तो ये डिफरेंसेस इनके अंदर यानी कि मिलते हैं। एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर है जो हम ये देखते हैं कि 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। पहली है सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरी है जो फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथी है बास्ट फाइबर्स और दी फ्लोएम फाइबर्स। हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब से
पादप शरीर में घुलनशील खाद्य पदार्थों के ऊपर व नीचे की ओर संवहन के लिए ही उत्तरदायी हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। प्रत्येक चालनी नलिका एक के ऊपर एक रेखे के क्रम में लगी हुई कोशिकाएं बनती रहती हैं। कोशिकाएं लंबी, अधिक व्यास वाली होती हैं, भित्ति युक्त, कोमल, और इन भित्तियों के अंदर छोटे छिद्र होते हैं। इसकी वजह ये भित्तियाँ चालनी एवं चालनी के समान दिखाई देती हैं, यानी कि इसकी जो ऑब्लिक सेप्टा होते हैं उनके अंदर छिद्र होते हैं, जिसको सीव प्लेट के नाम से जाना जाता है। और वह सीव प्लेट होती है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ हैं जो एक दूसरे से कोशिकाओं के अंदर है जो नीचे और ऊपर की तरफ जाते हैं। सामान्यतः यह है परिपक्व चालनी नलिकाओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो परिपक्व शुरू में जो भी डेवलपिंग कंडीशन है उस समय तो केंद्रक होता है, लेकिन बाद में जो परिपक्व हो जाती हैं तो इनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो यह भी एक बच्चों को ध्यान रखने वाली बात है कि परिपक्व कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं के ऊपर कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य सूत्रों से यानी कि द्वारा जुड़ा रहता है, और इसी कोशिका द्रव्य सूत्र प्लाज्मोडेस्माटा चालनी पट्टिका के केंद्रों छिद्रों से दूसरी ओर कोशिका में पहुंचाते हैं। उसी कोशिका द्रव्य में संबंध स्थापित कर लेते हैं और घुलनशील पदार्थों का संवहन है जो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से कोशिका द्रव्य सूत्रों से होता है। कैलोज चालनी कोशिकाओं में पाया जाता है। कैलोज का संश्लेषण विघटित करने वाले एंजाइम्स और इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होता है। यह प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से क्रियाशील है और कैलोज यौगिक प्लाज्मोडेस्माटा के चारों ओर एक आवरण या आच्छाद बना लेता है, जिसके कारण है जो ये छिद्रों को सर्दी के दिनों के अंदर अवरुद्ध कर देता है, और उससे क्या है कि पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों का जो आवागमन नहीं होता है। इसी प्रकार से हैं कि यानी कि वृद्ध या ज़्यादा समय वाली जो जीर्ण होती हुई चालनी नलिकाओं में कैलोज आच्छाद हमेशा मोटा हो जाता है और अंत में चालनी छिद्रों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे कि चालनी नलिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। सर्दियों में कैलोज जैसे मैंने बताया कि परत मोटी हो जाती है, परंतु बसंत में और ग्रीष्म ऋतु में ये विघटनकारी एंजाइम की सक्रियता के कारण कैलेज एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति के कारण है जो यह विघटित हो जाती है और वापस चालनी नलिकाएं हैं जो सक्रिय हो जाती हैं। अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स पाई जाती हैं, सीव ट्यूब्स नहीं पाई जाती हैं, और अपेक्षाकृत लंबी तिरछी अनुप्रस्थ भित्तियों वाली होती हैं। भित्ति में इसमें छिद्र समूह है मिलते हैं जिसे चालनी क्षेत्र कहते हैं, या ऐसे पार्श्व भित्तियाँ भी पाई जाती हैं। कंपेनियन सेल्स सेकंड है, सह कोशिकाएँ कंपेनियन सेल्स होती हैं। यह विशेष प्रकार की मृदुता कोशिकाएं होती हैं जो कि चालनी नलिका कोशिकाओं के संलग्न रहती हैं। चालनी कोशिकाओं के बीच बीच में ये उपस्थित होती हैं। इनमें छोटे छिद्र होते हैं और ये कोशिका द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। इनके आपसी संबंध स्थापित होने के कारण कार्य सह कोशिकाएँ हैं। कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत गाढ़ा और छोटी छोटी रिक्तिकाओं के युक्त होता है। केंद्रक सुस्पष्ट होता है और चालनी नलिकाओं के संलग्न एक लंबी या एक से अधिक सह कोशिका नलिका पार्श्व भित्ति इसकी से सटी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार की है जो ये सह कोशिकाएँ हैं जो चालनी नलिका कोशिकाएँ के साथ ही इनकी उत्पत्ति होती है और यह विभजोत की जो ऊतक होते हैं उनसे एक साथ ही बनती हैं। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के सदस्यों में समान उत्तम में सह कोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से ग्रुप के अंदर है जो सह कोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, यानी कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स जो कि वैस्कुलर प्लांट्स हैं। सह कोशिकाओं का कार्य, प्रमुख कार्य घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का संवहन में सहायता करना, चालनी नलिका में दाब प्रवण को बनाए रखना। परोक्ष रूप से इनका कार्य चालनी तत्वों की उपस्थिति में गतिविधियों को सही दिशा प्रदान करने का भी होता है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है।
इसी के साथ में नेक्स्ट आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि यह उत्तक है जो इधर उधर बिखरी हुई या क्रमबद्ध रूप से है जो व्यवस्थित रहता है, और मृदुतक कोशिकाओं को फ्लोएम मृदुतक कहा जाता है। यह पतली भित्ति वाली सजीव लंबवत एवं गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। प्राय ये सामान्यतः मृदुतक कोशिकाओं के समान ही होती हैं तथा ये अधिकांश सहचालनी तत्वों के बीच में पाई जाती हैं। फ्लोएम मृदुतक कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है क्रिस्टल्स, म्यूसिलेज एवं टेनिन पदार्थों का संचय करना, और यही नहीं विपरीत परिस्थितियों में यह पादप अंगों की प्रसुप्ति अवस्था में ही इन्हीं मृदुतक कोशिकाओं में स्टार्च एवं वसा जैसे खाद्य पदार्थों का संचय भी किया जाता है। यह तदर्थ तरल खाद्य संवहन में सहायक होता है। वितरण फ्लोएम मृदुतक द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाए जाते हैं। एक बीजपत्रियों में यानी मोनोकॉट्स एवं कुछ द्विबीजपत्री पौधों में यह रेनकुलेसी के अंदर यह अनुपस्थित होता है। फ्लोएम रेसे बास्ट फाइबर्स, यह फ्लोएम में पाई जाने वाली लंबी दृढ़ोत्तक कोशिकाएं पे स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स होती हैं और इन्हीं की कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है। इनकी भित्तियों में अनेक सरल गर्त पाए जाते हैं और तंतु रेसे जैसी ही निर्जीव कोशिकाओं युक्त होते हैं। ये विभाजन भित्ति सही रहित होते हैं। कार्य, इनका मुख्य कार्य पादप अंगों यांत्रिकी शक्ति प्रदान करने का होता है और विभिन्न पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम रेसे आर्थिक रूप से है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे ही विशेष प्रकार के सामान, चटाई, रस्सियाँ, मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट, अलसी, सन इत्यादि पौधों के काम में आने वाले इस प्रकार के रेशियो हैं जो कि पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वेसल्स और इनमें सीवट्यूब्स में क्या अंतर होता है। वेसल्स हैं जो जाइलम में पाई जाती हैं और चालनी नलिकाएं हैं जो फ्लोएम में पाए जाते हैं। वेसल्स के सिरे खुले हुए होते हैं, चालनी नलिकाओं के सिरे जो खुले हुए नहीं हुए होते हैं, ये पट्टी का पाई जाती है। ये वेसल चौड़ी होती हैं और चालनी नलिकाएं सक्रिय होती हैं। वेसल्स हैं जो वेसल्स की भित्ति मोटी, दृढ़ एवं लिग्निन युक्त होती है, जबकि चालनी नलिकाओं की भित्ति पतली, लचीली एवं सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। वेसल्स कोशिकाओं की भित्तियाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थूलन आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसमें चालनी शिव में ये विशिष्ट स्थूलन आकृतियाँ का अभाव होता है। वेसल्स में होने वाले यह मृत किंतु कोशिकाएँ हैं, परिपक्वों और मृत कोशिकाएँ होती हैं, और जबकि इसमें परिपक्व अवस्था में यह जीवित एवं निरंतर कार्यशील होती हैं। वेसल्स हैं जो कोशिका द्रव्य के परासरण सांद्रता अपेक्षाकृत कम होता है। चालनी नलिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्यों में अधिक सांद्रता पाई जाती है। नेक्स्ट है, वेसल्स में ट्रिगर प्रेशर नहीं पाया जाता, जबकि चालनी में ट्रिगर प्रेशर का दाब होता है। नेक्स्ट है, वेसल्स के अंदर कटने पर यह मुक्त सिरे से जल अथवा वायु का अवशोषण करती हैं। चालनी नलिकाएं कटने पर कोशिका रस का स्राव करती हैं। नेक्स्ट है, वेसल्स विलेय तथा विलायक दोनों का ही संवहन करती हैं। इसमें जो चालनी नलिकाएं होती हैं जो कि केवल विलेय पदार्थों का ही संवहन करती हैं। इसके अलावा आप इसको देखते हैं, वेसल्स में विलय और विलायक दोनों के प्रति परागम्य होती हैं, जबकि इसमें है जो सेमी परमिएबल होती हैं। ये है जो इनके चारों प्रकार के हैं जो है, और इनके कार्य भी इस प्रकार है, डिफरेंसेस भी इस प्रकार से होते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा है जो इसमें स्थानांतरण कोशिकाएं, यानी कि एक प्रकार की ये वे कोशिकाएं होती हैं जो कि खाद्य पदार्थों का यानी संचरण ये भी करती हैं। कुछ समय पूर्व तक ये समझा जाता था कि पौधों में थोड़ी दूरी के लिए जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन भी जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के द्वारा ही संपन्न होता है,
पूर्व अवधारणा के अनुसार विशेष प्रकार की सह कोशिकाएँ थोड़ी दूरी पे के लिए ही खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु उत्तरदायी होती हैं, परंतु 1972 में ये है गर्निंग एंड पेट ने अपने अध्ययन द्वारा ये सिद्ध किया कि उच्च वर्गीय पौधों में विशेष रूप से यह एक संवहनी पौधों में सामान्य रूप से खाद्य पदार्थ के थोड़ी दूरी पर संवहन के कार्य को कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको स्थानांतरण कोशिका कहते हैं। स्थानांतरण कोशिका है जो भित्ति अंदर की ओर विलय होती है और प्रत्येक पादप प्रजाति में अलग अलग आकृतियों की होती हैं, और यह भी देखने को आया है कि पादप प्रजातियों में अलग अलग स्थानों के ऊपर यह आकृतियां हैं जो भिन्नता पाई जाती है। लेकिन सभी स्थानांतरण के ट्रांसफर सेल्स में दो प्रमुख गुण होते हैं। कोशिका भित्ति अंतर्वलीयत होती है, दूसरा इसमें एलिग्निन कृत्य द्वितीयक भित्ति का स्थूलन होता है। प्लाज्मा झिल्ली अंतर्विलीयन होती है, जिसकी वजह से कोशिका की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। स्थानांतरण कोशिका ट्रांसफर सेल्स का जीवद्रव्य सघन होता है। इसी में भिन्न भिन्न कोशिका उपांग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स अंतःपद्रव्य जालिका आदि बहुलता में पाए जाते हैं। और ये स्थानांतरण कोशिकाएं पौधों में है जो जाइलम, फ्लोएम और पत्नी और रंध्र छौ जलरंध्र हाइड्रोथॉड्स कीटभक्षी पौधों के अंदर है जो कसकुटा में चुस्कांगों के इनमें है जो संख्या कम होती है। इसी के अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान भी कोशिकाएं विघटन प्रारंभ कर देती हैं। तो इस प्रकार से स्थानांतरण कोशिकाएं का आधार है आंतरिक वातावरण और खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं, अर्थात इसी के साथ खनिज पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये ट्रांसफर सेल्स हैं जो कि हैं विशेष रूप से पाई जाती हैं, और इनके आधार पर है जो हम इनको देख सकते हैं। मुलायम के अंदर पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार से आपको दिखाई देती हैं। इन कोशिकाओं को आप है जो आराम से देख सकते हैं और कचकदार डायग्राम बना सकते हैं। इसमें है जो। थैंक यू।